हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एएमडी एकेडमी। आपका एएमडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के एक नए टॉपिक दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, प्रकाश का परावर्तन तथा उससे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने जाना है। आज हमारा यह वीडियो दर्पण पर है। दर्पण क्या होता है, आइए हम इसके बारे में समझते हैं। आप जानते हैं, कोई भी पारदर्शी माध्यम तल लीजिए, कोई भी पारदर्शी माध्यम तल लीजिए। जैसे हम मान लीजिए कुछ ऐसा एक पारदर्शी माध्यम लिए, जिसके एक पृष्ठ को हम कलई कर दें, जिसके एक पृष्ठ को हम क्या कर दें, कलई कर दें। कलई करने के उपरांत दूसरा पृष्ठ आपका हो जाएगा परावर्तक पृष्ठ। तो इस प्रकार बने निकाय को हम दर्पण कहते हैं। मतलब यदि किसी पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ को कलई करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है, इस प्रकार बने निकाय को हम दर्पण कहते हैं। ये वाला पृष्ठ आपका क्या होगा, इसे हम कहेंगे परावर्तक पृष्ठ। ये हमारा है परावर्तक पृष्ठ, और ये हमारा होगा पालिश युक्त पृष्ठ। क्या होगा, पालिश युक्त पृष्ठ। ये तो था दर्पण। दर्पण देखा जाए तो दर्पण दो प्रकार का होता है। एक तो होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। यदि दर्पण को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है हमारा समतल दर्पण। क्या होता है, समतल दर्पण। दूसरा हमारा होता है गोलीय दर्पण। क्या होता है, गोलीय दर्पण। अब हम समतल दर्पण तथा गोलीय दर्पण के बारे में समझेंगे कि समतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है। आइए सबसे पहले हमारी हेडिंग रहेगी समतल दर्पण। तो हमारी पहली हेडिंग रहेगी समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। तो इसे लैंग्वेज में हम कैसे लिखेंगे, ऐसा कोई भी दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो। क्या हो, समतल हो। तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे या इस दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। अब हमारी हेडिंग है समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना। यदि कोई समतल दर्पण है तो उस पर कैसे प्रतिबिंब बनता है। सपोज कीजिए ये हमारा है समतल दर्पण, ये हमारा क्या है, समतल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, समतल। ये वाला पृष्ठ हमारा क्या है, पालिश युक्त पृष्ठ है, और ये वाला परावर्तक पृष्ठ है। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमें समतल दर्पण पर बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, उस वस्तु को उस समतल दर्पण के सम्मुख रखते हैं। जैसे आप अपना चित्र देखना चाहते हैं किसी शीशे में, किसी दर्पण में, तो आप उस दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं, तो आपका प्रतिबिंब उस दर्पण पर बन जाता है। उसी प्रकार हमें इस दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो उस वस्तु को इस दर्पण के सम्मुख रखना होगा। जैसे हम मान लीजिए एक वस्तु है हमारी AB, इसे इस दर्पण के सम्मुख रख दिए। दर्पण के सम्मुख रखेंगे, किसी का यदि हमें प्रतिबिंब बनाना है तो कम से कम उस दर्पण के किसी बिंदु से, उस दर्पण के वस्तु सामने रखी वस्तु के किसी बिंदु से कम 2 किरणों को भेजनी होगी। मान लीजिए पहली किरण हम कुछ इस प्रकार से भेजते हैं। ये हमारी क्या है, आपतित किरण। आपतित किरण दर्पण से टकराती है यहाँ पर, तो ये बिंदु हमारा क्या कहलाता है, आपतन बिंदु।
अब हमें देखना है कि जब ये किरण इस दर्पण से टकराई तो इसके साथ क्या क्या घटनाएं हुई। ये किरण ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी कि पुनः वापस लौट आएगी। तो जैसा कि आपने पढ़ा है प्रकाश के परावर्तन में, कोई भी यदि दर्पण है आपके पास कुछ इस प्रकार, ये हमारा मान लीजिए दर्पण है, इस पर कोई भी प्रकाश किरण ऐसे कुछ इस प्रकार आपतित होती है, मतलब ये हमारी आपतित किरण है और ये हमारा क्या है अभिलंब, हम खींच देते हैं, और ये हमारी क्या है परावर्तित किरण। तो आप जानते हैं आपतित किरण अभिलंब के साथ जितने अंश का कोण बनाती है, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ उतने ही अंश का कोण बनाती है, मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण उस दर्पण पर पड़ती है तो जिस बिंदु पर पड़ती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु से उस दर्पण के लंबवत एक सीधी रेखा खींचेंगे, और यदि सीधी रेखा खींचेंगे तो हमारी सीधी रेखा ये कुछ इस प्रकार होगी, मतलब ये हमारा क्या होगा अभिलंब, और यही हमारी आपतित किरण। अब आप कह सकते हैं कि ये आपतित किरण अभिलंब के साथ कितने अंश का कोण बनाती है, तो 0 अंश का कोण बनाती है। जब आपतित किरण अभिलंब के साथ 0 अंश का कोण बनाती है तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने अंश का कोण बनाएगी, 0 अंश का, अर्थात यह हमारी किरण क्या हो जाएगी परावर्तित किरण। यही हमारी आपतित किरण होगी और यही हमारी परावर्तित किरण, मतलब इस किरण के साथ जो घटना हुई ये जाकर पुनः वापस अपने ही मार्ग पर वापस लौट आएगी। अब दूसरी किरण मान लीजिए यहां से हम कुछ इस प्रकार भेजते हैं, तो इस दर्पण से टकराती है तो यहां पर हमें अभिलंब खींचना होगा। सपोज कीजिए इससे ये अभिलंब है आपका, ये अभिलंब है, तो अभिलंब के साथ यह किरण यदि आई मतलब कोण अंतरित करती है तो इसका भी कोण क्या होगा, ये कुछ इस प्रकार होगा। ये आपकी आपतित किरण, तो ये आपका परावर्तित किरण। अब यहाँ पर हम देखते हैं प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है और एक आभासी प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जहां पर 2 किरणें आपस में मिलती हैं, स्वयं मिलती हैं, तो वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब होता है। जहां पर 2 किरणें आपस में नहीं मिलती बल्कि उन्हें जबरदस्ती मिलाया जाता है तो वहां पर आपका आभासी प्रतिबिंब होता है। यदि इन 2 किरणों को हम आगे बढ़ाएं तो क्या ये कभी मिलेगी, कभी नहीं, मतलब ये अनंत पर एक ही स्थान है वहीं पर मिलेगी, अन्यथा कभी नहीं मिलेगी। 3 किरणों को यदि हम पीछे की ओर ऐसे कुछ बढ़ाएं, पीछे की ओर यदि हम ऐसे कुछ बढ़ाते हैं तो किरणें कहीं एक बिंदु पर मिलती हैं। जिस बिंदु पर ये मिलेगी वह बिंदु आपका इस वस्तु का प्रतिबिंब होगा, अर्थात ये हमारी वस्तु का प्रतिबिंब हो जाएगा। प्रतिबिंब क्या होगा, ये हमारी ए से जाने वाली किरण इससे टकराकर यहाँ और ये वाली जाने के बाद यहाँ टकराकर मिलती है, अर्थात ए बी वस्तु का प्रतिबिंब आपका ए डैश बी डैश होगा। अब इसके कुछ गुणधर्म को समझते हैं, अर्थात बताइए इन 2 किरणों को हम जबरदस्ती मिला रहे हैं, मतलब आभास कर रहे हैं कि यहाँ पर मिल रही है, अर्थात हमारा जो चित्र बना है, जो प्रतिबिंब बनेगा वह कौन सा होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। दूसरा, क्या वस्तु के बराबर यह प्रतिबिंब होगा, बिल्कुल, जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा इसका प्रतिबिंब, तो वस्तु के बराबर होगा, मतलब वस्तु का प्रतिबिंब बराबर प्रतिबिंब बराबर, या हम कह सकते हैं इसे दूसरे लैंग्वेज में थोड़ा सा बराबर ही लिख देते हैं। बराबर का मतलब है कि वस्तु की लंबाई जो होगी प्रतिबिंब की लंबाई बराबर। अब देखेंगे दर्पण से जितनी दूरी पर रखी गई है वस्तु, मान लीजिए यू दूरी पर रखी गई है वस्तु, तो वस्तु की दूरी दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या बराबर होती है, तो हाँ, तो वस्तु की दर्पण से हम क्या लिख सकते हैं, दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी।
मतलब हमने जाना कि प्रतिबिंब हमारा आभासी प्रतिबिंब होगा, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, और क्या होगा, यह प्रतिबिंब हमारा होगा सीधा। क्या होगा, सीधा। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब, वस्तु के बराबर, सीधा। फिर इसके बाद देखेंगे, यदि मान लीजिए सपोज कीजिए कि हमारे सामने एक मिरर लगा है, दर्पण लगा है, और उसके सम्मुख हम खड़े हो जा रहे हैं, अपना दायां हाथ देखेंगे तो उसमें क्या दिखाई देगा, बायां, और अपना यदि बायां हाथ देखेंगे तो उस दर्पण में हमें दायां दिखाई देता है। मतलब समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है, और पार्श्व परिवर्तन की घटना पार्श्व उत्क्रमण कहलाती है। क्या कहलाती है, पार्श्व उत्क्रमण। मतलब समतल दर्पण में पार्श्व उत्क्रमण की घटना होती है। क्या होती है, पार्श्व उत्क्रमण की घटना। क्या कहते हैं पार्श्व उत्क्रमण को, मतलब जब हम आप किसी मिरर के सम्मुख खड़े होते हैं, अपना दायां हाथ देखते हैं तो उसमें बायां दिखाई देता है, और अपना बायां देखेंगे तो उसमें दायां दिखाई देगा। यह प्रकार की घटना, इस प्रकार की घटना को हम क्या कहते हैं, पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाए समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत। तो आपसे कभी एग्जाम में पूछे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो आप बताना समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। इसके तो था हमारा समतल दर्पण। इसके बाद हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण क्या होता है। तो आइए हम दूसरी हेडिंग डालते हैं, गोलीय दर्पण। दूसरी हेडिंग हमारी क्या रहेगी, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण क्या होता है, हम कह सकते हैं यदि किसी कांच के खोखले गोले को, किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक पृष्ठ को कलई कर दें, उसके एक पृष्ठ को कलई कर दें, तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। सपोज कीजिए ये हमारा क्या था, एक कांच का खोखला गोला है, कुछ इस प्रकार से हमारा क्या है, कांच का एक खोखला गोला है। इसे हम ऐसे कुछ काट दिए, इसे हम क्या कर दिए, काट दिए। काटने के उपरांत एक पृष्ठ को हम क्या कर देते हैं, कलई कर दें, तो दूसरा आपका पृष्ठ क्या हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ। तो इस प्रकार जो निकाय होगा उसे हम क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण। क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण, एक क्या होता है, अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है, उत्तल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण पहला होता है, दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण। ये तो